स्टूडेंट, मैं बसंत साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग से। ओके, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित शिक्षण। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? गणित शिक्षण। ओके, जिसको हम डीलेट सेकेंड ग्रेड से लिए हैं। ठीक, तो इसमें आप एक नया टॉपिक लिए हैं, एक नया विषय हम एक आज लिए हैं। ठीक है, जिससे आप अनजान होंगे। क्या है? निरूपण। ठीक है, निरूपण। तो निरूपण मीन्स क्या होता है कि हमको जैसे कि बहुत सारे जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे जो पूर्व ज्ञान है उसको लेकर आप जो भविष्य में या वर्तमान में, ठीक है, जो भी क्रियाकलाप करते हैं वहां पर आप अपने जो पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने जो पहले से जो भी आपको जानकारी है, जो आपके पास अवधारणाएं हैं, उसका आप उपयोग वर्तमान के जो क्रियाकलाप में करते हैं, है ना, तो उसी को हम कहते हैं निरूपण। ठीक, तो क्या होता है जब बच्चे निरूपण के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है वहां पर कि प्रारंभिक में जब आप निरूपण का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो बच्चे हैं वो क्या करेगा? अधिकांश रूप से ठोस वस्तुओं का ही उपयोग करता है। ठीक है, ठोस वस्तुओं का ही उपयोग करता है। लेकिन सामान्यतः हम जो निरूपण है उसको भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको, कोई व्यक्ति का उसको चित्रात्मक रूप से निरूपण करता है, कोई उसको अमूर्त रूप में निरूपण करता है, और कोई उसको ठोस रूप में निरूपण करता है। ठीक है, निरूपण करने का मतलब यह है कि आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग वर्तमान के क्रियाकलाप में करते हैं। ठीक है, या वर्तमान में जो आपके पास जो भी समस्या है उसको सुलझाने में आप उसके अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं निरूपण। ठीक है, मतलब पहले से आपके पास जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी आपके पास विधि है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसका आप उपयोग करते हैं, तो उसी को हम निरूपण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे 8 लोगों को एक गोल मेज में बैठाना है। ठीक है, 8 लोगों को एक गोल मेज में बैठाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कि एक मैं गोला बनाऊंगा। ठीक है, एक इस प्रकार से एक गोला बनाता हूं, है ना, और उस गोले में क्या करूंगा? मैं 8 यहां पर रेखा खींच लूंगा, 8 रेखा खींच लूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा? 8 रेखा तो खींच लिया, लेकिन अब इस गोल में 8 लोगों को मैं कैसे बैठाऊंगा, है ना, तो उसके लिए मैं दूसरे तरीका का उपयोग करूंगा। ठीक है, दूसरे जो अवधारणा है उसका उपयोग करूंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे सिर्फ 3 लोगों को बैठाने के लिए मैं उसको व्यवस्था करता हूं सबसे पहले, तो उसके लिए जैसे कि 7वें व्यक्ति है, ठीक है, 7वें व्यक्ति है, उसको मुझे बैठाना है, तो क्या करूंगा? 7 का क्या करूंगा? एक उसको फैक्टोरियल निकालूंगा, 7 का फैक्टोरियल निकालूंगा, और उसको बैठाने के जो तरीका है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल का क्या होता है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस प्रकार से हम उसको निकालेंगे, तो उसका जो बैठाने का जो कुल तरीका है वो निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें उसको क्रमचय संचय नियम से भी इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसका निरूपण करने के लिए हमें जो भी पूर्व ज्ञान होता है या हमारे पास जो भी अवधारणा होती है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वही आपका निरूपण कहलाता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे निरूपण का परिचय। तो ये हो गया आपका, क्या होगा निरूपण? कि बालक के पास जो भी पूर्व ज्ञान है, जो भी अवधारणाएं हैं, या जो भी विधि है, या जो आपके पास ठोस वस्तु है, उसका उपयोग आप किसी भी क्रियाकलाप में करते हैं या किसी भी समस्या के समाधान के लिए करते हैं, तो वही आपका निरूपण कहलाता है। ठीक है, निरूपण आपका 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, निरूपण 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है
आप उसको चित्रात्मक रूप से भी निरूपण कर सकते हैं, या दूसरा हम देखेंगे आप ठोस वस्तुओं को लेकर भी उसमें आप, जैसे कि यहाँ पर हम गोला लिए हैं, ठीक है, और एक गोले में हम क्या करेंगे 4 यहाँ पर बेंच या 8 बेंच रख देंगे, तो इस प्रकार से आप ठोस वस्तु का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, आप उसको अमूर्त रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे, निरूपण का उपयोग। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, या जिसके बारे में हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे अमूर्त चिंतन का विकास। तो देखो, कोई भी बालक अपने समस्या के समाधान के लिए या निरूपण का उपयोग तभी अच्छे से कर सकता है जब उसमें अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता है वो अधिक होगी, यानी कि अमूर्त चिंतन का विकास उसमें जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा या उतना ही अच्छे से अपने निरूपण का उपयोग कर सकता है, ठीक है। निरूपण का उपयोग करने का मतलब यह है कि जैसे मैं लेता हूं कि मेरे पास क्या है, 5 पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास 5 पेंसिल है और मैं 5 पेंसिल और लेता हूं, ठीक है। सपोज मेरे पास 5 पेंसिल है और मैं बाहर से 5 पेंसिल और लेता हूं, तो इस प्रकार से मेरे पास कितना पेंसिल हो जाएगा, 5 और 5 दोनों को क्या करेंगे, कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कुल कर लेंगे, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि वहां पर, और लेकिन उसको आप टोटल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 5 पेंसिल है तो मैं 5 यहाँ पर उंगली को शो करूंगा, दर्शाऊंगा, इसी प्रकार से 5 और जैसे हम पेंसिल लेते हैं तो उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो 5 और 5 दोनों का हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब उसको जोड़ेंगे तो आप उसका टोटल कर सकते हैं कि 5 और 5 मतलब सभी पेंसिल मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल 10 पेंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अमूर्त रूप से भी चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको कोई एक प्रकरण के लेकर एक प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए कहा जाता है या खोज करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, खोज करने से पहले आप उसके लिए एक योजना बनाएंगे, एक योजना बनाते हैं कि आप खोज करने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से प्रक्रियाओं से होकर गुजरेंगे, ठीक है। यानी कि उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है, और उसका उपयोग करते हुए आप क्या करेंगे कि उस प्रकरण से संबंधित आपके पास जितने भी जानकारी है उसको आप एकत्रित करेंगे अमूर्त रूप से, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो ठोस वस्तु है उस प्रकरण से संबंधित जो भी ठोस वस्तु है उसको भी आप एकत्रित करेंगे। अब एकत्रित करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक सारणीबद्ध बनाएंगे, उसको, है ना, सारणीबद्ध बनाने के बाद आप उसका उपयोग एक के बाद एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, ठीक। तो अमूर्त चिंतन का विकास मतलब क्या है कि बच्चों में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए निरूपण का उपयोग करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और निरूपण का उपयोग वो तभी अच्छे से कर सकता है जब बालक में अमूर्त चिंतन का विकास अधिक से अधिक हो सकता है, होगा, ठीक है। तो एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है कि वह बालक में जितना ज्यादा हो सके अमूर्त चिंतन का विकास करें, ठीक। तो अमूर्त चिंतन का विकास कैसे करेंगे, बालक शिक्षक बालक में अमूर्त चिंतन का विकास कैसे करेंगे, उनको जितने भी मतलब आकृति से संबंधित हो सकते हैं या उनसे उनके आसपास के जो भी वातावरण में जो भी सामान है या जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित आप बच्चों से वार्तालाप करेंगे और उनको उनसे से संबंधित कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए देंगे, तो इस प्रकार से उसमें अमूर्त चिंतन का विकास होता है, ठीक है। और इसी तरह से सबसे अधिक अमूर्त चिंतन का विकास कब होता है, जब आप एक बालक को किसी प्रकरण को लेकर खोज करने के लिए कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। तो उस समय क्योंकि बच्चे उसको स्वयं करके देखते हैं, स्वयं उसमें वो नए नए जो अवधारणाएं हैं उसको विकसित करते हैं, है ना, और उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आने भविष्य
भविष्य में उनकी जो आने वाली जो भी समस्या है उसको वो अमूर्त रूप से चिंतन करके भी उसका समाधान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अमूर्त चिंतन का विकास। ओके, उसके बाद देखेंगे अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि गणित को पढ़ाते समय, है ना, गणित को पढ़ाते समय वहां पर हम उस गणित को, उस विषय को दो बराबर भाग में बांट देते हैं। क्या करते हैं? दो बराबर भाग में बांट देते हैं। ठीक, तो पहला भाग आपका क्या कहलाता है? अवधारणात्मक ज्ञान। ठीक है, अवधारणात्मक ज्ञान ये आपका पहला भाग होता है। इसी तरह से दूसरा भाग आप देखेंगे तो वो क्या होता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अवधारणात्मक ज्ञान क्या होगा कि जब एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं या बालक को जब पढ़ाते हैं तो उस समय किसी समस्या से संबंधित उसमें या गणित से संबंधित जो भी संक्रियाएं हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उसको वो मतलब क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप उसमें जो अवधारणा है, मतलब जोड़ की अवधारणा है, गुणा घटाने की अवधारणा है, गुणा करने की अवधारणा है या भाग करने की जो अवधारणा है उसको विकसित कर लेते हैं, है ना। तो उस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उसको हम कहते हैं अवधारणात्मक ज्ञान। ठीक, मतलब बालकों को हम पढ़ा के उसमें एक अवधारणा बना लेते हैं। ठीक है, बालक के मन में एक अवधारणा बना लेते हैं कि आप किसी भी समस्या को कैसे टैकल करेंगे, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से जो दूसरा ज्ञान क्या होता है? दूसरा भाग क्या होता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान से तात्पर्य यह है कि जब इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किससे होता है? किसी सवाल को हल करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब किसी सवाल को आप हल करते हैं तो उसके जितने भी प्रक्रिया होती है, जितने भी आपका स्टेप होती है, जितने भी आपका प्रोसेस होती है, उसी को आपका क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये कहूंगा कि आप 11 और 12, ठीक है, 11 और 12 दोनों को जोड़िए करके। ठीक है, 11 है और 12 है, दोनों को जोड़ने करके जब हम कहेंगे बालक को तो क्या करेगा? सबसे पहले इसको प्रक्रिया क्या होता है जोड़ने का कि जो इकाई का अंक होता है, जो इकाई का अंक होता है उसको वो पहले जोड़ेगा, उसको वो पहले जोड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर 3 आ रहा है तो वहां पर वो 3 करेगा। उसके बाद जो दहाई का अंक है उसको जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रक्रिया जोड़ने का। इसी तरह से यदि यहां पर जो अंक है जो हम जोड़ते हैं वो सपोज 10 से ज्यादा आ रहा है या 10 आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? 9 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11, तो है ना। तो 11 में से 1 रहता है और 1 क्या होता है? हासिल बच जाता है। ठीक है, हासिल यहाँ पर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक स्टेप रहता है, इसका एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, अब प्रक्रिया में दूसरा तरीका क्या होगा? यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होगा? 1 और 1 को जोड़ देंगे, उसके बाद जो हासिल आया है उसको भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि बालकों में आप निरूपण को विकास करने, निरूपण करने के, अधिक से अधिक निरूपण करने के कैसे प्रोत्साहित करेंगे? जब आप उन बच्चों में या उन बालकों में अवधारणात्मक ज्ञान का विकास कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? जब आप गणित को इन दोनों भागों में बांटते हैं और बच्चों को दोनों में क्या असमानता है और क्या समानता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बच्चों को अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान दोनों के आधार पे निरूपण कैसे करना है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, या एक और तरीका होता है बच्चों में आप अमूर्त चिंतन का उपयोग कैसे करेंगे, या सॉरी अमूर्त चिंतन का विकास कैसे करेंगे। ठीक है, देखो
जैसे कि जीन पियाजे ने क्या किया था, मनुष्य के जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, मनुष्य के जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको 4 बराबर भागों में बांटा है। कितने बराबर भागों में बांटा है इसको? 4 बराबर भागों में बांटा है ना। कौन कौन सा भाग है? इसको बताने का मतलब ये है कि किस आयु में बालक में अमूर्त चिंतन की स्थिति आती है, मतलब अमूर्त चिंतन का विकास होता है ना। तो पहला आपका अवस्था क्या बताया था जीन पियाजे ने कि इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है, इंद्रिय जनित अवस्था होता है। ओके, तो ये जो अवस्था कब से होता है? उसके जन्म से 2 वर्ष के बीच में। इंद्रिय जनित का मतलब ये है कि बालक अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, किसी भी बात को बताने के लिए वो अपने इंद्रियों का ही प्रयोग करता है, अपने उंगली का प्रयोग करेगा या अपने आंखों का उपयोग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवस्था कब होता है? बालक के जन्म से 2 वर्ष के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा अवस्था क्या है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि उसमें बालक में थोड़ा थोड़ा जो वस्तु स्थायित्व का जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच, ठीक है, 5 वर्ष के 7 वर्ष के बीच को ही हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है? वस्तु स्थायित्व को सीख जाता है, यानी कि वस्तु को पहचानना वो सीख जाता है, वस्तु को अलग अलग वर्गीकरण करना सीख जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से वो रंगों को पहचानना भी सीख जाता है। अब जैसे कि तीसरे अवस्था क्या था? संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या इसी को मूर्त अवस्था कहते हैं। मूर्त अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अवस्था कब से कब तक होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच बच्चों में मूर्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? जीन पियाजे के शब्दों में संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, है ना। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है? ठोस वस्तुओं को पहचान लेता है ना, ठोस वस्तुओं को पहचानना सीख जाता है, यानी कि वो मूर्त रूप में किसी भी समस्या को हल करने लगता है, ठीक है। मतलब मूर्त रूप से वो सोचना विचार करना प्रारंभ कर लेता है, ठीक। इसी प्रकार से जो चौथा आपका अवस्था है, चौथी जो अवस्था है उसको हम कहते हैं आपका औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था या इसी को हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था या अमूर्त अवस्था कह सकते हैं, ठीक, अमूर्त अवस्था। तो ये अवस्था कब से कब तक होता है? 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच। 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसको बताने का मतलब यह है कि 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के जो बालक है, वो जो बालकें हैं वो अपने जो जीवन में जितनी भी समस्या आती है उसमें निरूपण करना सीख जाता है, ठीक है, निरूपण करना सीख जाता है। निरूपण करने से मतलब क्या है कि उसमें जन्म के बाद से 11 वर्ष तक के उन्होंने जितने भी अनुभव किए हैं, जितने भी अवधारणा सीखे हैं, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितने भी उसको पूर्व ज्ञान है, उसका उपयोग वो इस अवस्था में करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। यानी कि 11 वर्ष के से 12 वर्ष के बीच के जो बालक है वो किसी भी समस्या का निरूपण आसानी से कर सकता है, ठीक। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे कि आप निरूपण का कौन सी समस्या में कैसे उपयोग करते हैं। ओके।
थैंक यू।